इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और आज हम यहाँ पर जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे उसका नाम है भारत की वैक्सीन्स कितनी प्रभावी। तो टॉपिक के नाम से आपको इस बात का पता चल गया होगा कि आज के इस पूरे डिस्कशन में हम भारत में जो भी वैक्सीन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, साथ ही भारत के जो टीकाकरण कार्यक्रम है कोविड-19 को लेकर के उसकी क्या स्थिति है उसके बारे में भी समझेंगे। तो हाल ही में कोवैक्सीन को लेकर के जो फेज़ 3 के उनके ट्रायल चल रहे थे उसकी एफिकेसी यानी उसकी प्रभाविता को लेकर के, तो उससे संबंधित अभी कुछ नए आंकड़े जारी हुए हैं। इस वजह से इस टॉपिक को आज के सेशन में हमने सेलेक्ट किया है। इसके अलावा आज का जो विषय है वह जीएस पेपर 3 के अंतर्गत तकनीक और अन्य विषयों से संबंधित है। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं। तो न्यूज़ है भारत बायोटेक कंक्लूड्स कोवैक्सीन फाइनल एनालिसिस क्लेम्स 77.8% एफिकेसी इन फेज़ 3 ट्रायल। तो इन्होंने जो तीसरे चरण के जो ट्रायल चल रहे थे उसको पूरा कर लिया है। उसके बाद जो वैक्सीन की प्रभाविता दर है उससे संबंधित डेटा को रिलीज़ किया है। तो आज के इस पूरे टॉपिक में हम जिन जिन चीज़ों पर बात करेंगे एक बार उसे देख लेते हैं। तो अभी हम बात करेंगे भारत के वैक्सीन कार्यक्रम के बारे में। उसके अलावा कोवैक्सीन जिसकी ये डेटा से इसका जो डेटा रिलीज़ हुआ है उससे संबंधित बात करेंगे कि क्या है डेटा में कितने प्रतिशत उसकी प्रभाविता बताई गई है। साथ ही जो अन्य वैक्सीन हैं भारत की जैसे कोविशील्ड, और भारत में चूंकि इस वक्त एक रूस की वैक्सीन भी मंजूरी प्राप्त है इसलिए उसके बारे में भी कुछ बात कर लेंगे, स्पुतनिक वी के बारे में। और इसके अलावा एक गाइडलाइन जारी की है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड-19 टीकाकरण को लेकर के कि उनको अब टीकाकरण कराया जाना चाहिए, इससे संबंधित भी बात करेंगे। इसके अलावा इसमें क्या चैलेंजेस हैं भारत के टीकाकरण कार्यक्रम के सामने, क्या किया जा सकता है, और एक सवाल रहेगा जिसे आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कोविड के अपडेट देखते हैं कि आज तक के क्या अपडेट हैं। तो ये डेटा आज सुबह तक का है, इसमें कल का ही पूरी तौर से डेटा शामिल किया गया है। तो डेली न्यू कोविड केसेस जो दैनिक आधार पर कोविड-19 से रिलेटेड केसेस जो बढ़ रहे हैं उनकी संख्या 44,111 है। जितने लोग इससे डिस्चार्ज हुए हैं यानी मुक्त हुए हैं कोविड-19 से ठीक हुए हैं वे हैं 57,477। इसके अलावा 738 मौतें पिछले 24 घंटों के अंतराल में दर्ज की गई हैं। जो अब तक के कुल केस हैं वे हैं 3 करोड़ 5 लाख से ज़्यादा। टोटल रिकवरीज हैं 2 करोड़ 96 लाख से ज़्यादा। जो एक्टिव केसेस हैं यानी जिन लोगों को कोविड-19 से जो लोग इस वक्त जूझ रहे हैं वे हैं 4,95,533। डेथ टोल यानी जितने लोगों की मृत्यु हुई है वह आंकड़ा है 4,01,050 का। और टोटल वैक्सीनेशन जितने लोगों का अब तक वैक्सीनेशन हुआ है वह है 34 करोड़ 46 लाख और इससे अधिक। कोवैक्सीन की जो प्रभाविता दर की बात है उस रिपोर्ट में कितनी इसकी प्रभाविता बताई गई है। तो इसे भारत का सबसे बड़ा प्रभावकारी जो है प्रभाविता से संबंधित परीक्षण बताया है। भारत बायोटेक के द्वारा यह परीक्षण कराया गया है और इस परीक्षण में 18 से 98 आयु वर्ग के 25,800 लगभग प्रतिभागी शामिल हुए हैं। तो इसका एक चार्ट जो भारत बायोटेक ने भी दिया है उसके बारे में देखते हैं सीधा। तो इसमें जो है 25,800 लोगों को शामिल किया गया था इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, और जैसा कि बात की इसे लार्जेस्ट एफिकेसी ट्रायल इन इंडिया यानी भारत का सबसे बड़ा प्रभावकारिता परीक्षण माना गया है। 18 से 98 साल तक के लोग इसमें शामिल हुए थे। जो प्रभावकारिता दर आई है वह है 78%। यहाँ पर लिख देते हैं लगभग 78% प्रभावकारिता दर देखी गई है माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर कोविड-19 डिजीजेस में, यानी कि हल्के मध्यम और ज़्यादा खतरनाक लक्षणों के अंतर्गत इस वैक्सीन की जो प्रभावकारिता है वह 78% लगभग निकल करके आई है। इसी तरह इसकी 93% एफिकेसी देखी गई है प्रभावकारिता ऐसे केसेस में जो केसेस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे, वहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन की जो अवस्था तक पहुँच सकते थे वे केसेस के माध्यम से जो मरीज थे वहाँ तक उनसे पहुँचने से उन मरीजों को हॉस्पिटलाइज होने से इसने बचाया है। यहाँ पर प्रभावकारिता 93% बताई गई है। 63% इसकी प्रभावकारिता है ऐसे मरीजों में जो असिम्टोमेटिक है, यानी ऐसे मरीज जिनमें कोविड-19 के लक्षण प्रदर्शित नहीं होते, तो वे मरीज किसी अन्य लोगों को कोविड-19 का इन्फेक्शन ना कर सके उसको रोकने में इसकी 63% प्रभावकारिता है। इसके अलावा 65% इसको प्रभावी माना गया है B1
617.2 यानी डेल्टा वेरिएंट के मामले में, जिसे भारत में सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति का वेरिएंट माना गया है कोविड-19 का। तो ये है इससे संबंधित आंकड़े। अब हम बात करते हैं कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वैक्सीन के बारे में कि इनमें लगभग कितना हल्का फुल्का अंतर है, किस तरीके से ये वैक्सीन कार्य करती हैं और इनकी प्रभाविता दर कितनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोविशील्ड के बारे में। तो कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ब्रिटेन की एक संस्था है, इसने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के इसका निर्माण किया है। यह एक वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है इस वैक्सीन में। वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म का मतलब हुआ जिसमें वायरस के कमजोर संस्करण का इस्तेमाल किया गया है, और वायरस भी कोरोना वायरस नहीं, इसमें एक सामान्य सर्दी जुकाम के वायरस को मॉडिफाई किया गया है कोरोना वायरस के जैसा प्रभाव छोड़ने के लिए या दिखने के लिए। तो जैसे ही बॉडी में इसका इन्फेक्शन होता है तो बॉडी को लगभग कोरोना वायरस जैसी स्थितियों से लड़ने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। कोई भी वैक्सीन काम भी इसी तरह से करती है कि मानव शरीर में एक ऐसे संक्रामक को डालना जिसके जरिए शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो सके, ताकि जब वास्तविक स्थितियों में किसी वायरस का अटैक हो तो शरीर उस तरह के किसी भी जीवाणु, रोगाणु या वायरस से लड़ने के प्रति सक्षम रहे। तो यही इसका काम है। अच्छा, इसकी जो डोज है, यह वैक्सीन 2 डोज में दी जा रही है और 12 से 16 हफ्तों के अंतराल में इसकी दूसरी डोज दी जाती है पहली डोज के बाद। इसकी जो एफिकेसी देखी गई है वह सिम्टोमेटिक कोविड पेशेंट में, यानी ऐसे कोविड के मरीज जो लक्षण जिनमें कोविड के प्रदर्शित हुए हैं, उसमें लगभग 76% इसकी प्रभाविता देखी गई है। ये है कोविशील्ड का मामला। अब बात करते हैं कोवैक्सीन की। तो इसे भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, जो भारत की ही है, इसने इसका निर्माण किया है। तो इन दोनों ही वैक्सीन को भारत में निर्मित वैक्सीन माना जाता है, क्योंकि भारत में स्थानीय स्तर पर इसका निर्माण किया जा रहा है। यह एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, यानी इसमें कोविड के जो वायरस है उसका ही इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वह जो स्ट्रेन है वह मृत है, यानी डेड है। वह कोई भी अपना रेप्लिकेशन यानी अपने तरह के अन्य वायरसेस को पैदा नहीं कर सकता या फिर डायरेक्टली बहुत तरीके से हार्म नहीं कर सकता, वह मृत स्थिति में है। लेकिन जब यह शरीर को इन्फेक्ट करेगा तो शरीर में इस रोग के प्रति प्रतिरक्षा पैदा करने के लिए सही जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वह उसी प्रकार कार्य करेगी जिस तरीके से किसी असली वायरस का अटैक होता है। तो इस तरीके से शरीर को कोरोना वायरस के प्रति प्रतिरक्षा मिल जाएगी। तो यही इसका मकसद भी है। इसकी जो दूसरी डोज है वह लगभग 28 दिनों के अंतराल में दी जाएगी और इसका जो प्रभाविता दर है इसकी वह है 78%, यानी इन दोनों की प्रभाविता लगभग आसपास ही है। अब बात करते हैं तीसरी वैक्सीन की, जो हम रूस से मंगा रहे हैं। तो यह है स्पुतनिक वी, या इसको स्पुतनिक 5 भी बोलते हैं। तो इसे गमेलिया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी इन मॉस्को, ये रूस का एक संस्थान है, इसने निर्मित किया है। इसके अलावा इसका जो भारत में वितरण है वह डॉक्टर पैथालैब्स और अन्य इस तरह की लैब्स के साथ मिलकर के किया जा रहा है। यह भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, जिस तरीके से हमने अभी कोविशील्ड के बारे में जाना। स्पुतनिक 5 वैक्सीन को 2 डोज में दिया जा रहा है और लगभग 21 दिन के अंतराल में इसको दिया जा रहा है। ये दोनों वैक्सीन यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन इस वक्त सरकारी जो है डेटा या सरकार के द्वारा भी उपलब्ध कराई जा रही है मुफ्त में, जबकि अभी स्पुतनिक जो वैक्सीन है उसको केवल प्राइवेट अस्पताल ही दे रहे हैं, जैसे कि मेदांता या फिर अन्य कोई प्राइवेट अस्पताल। स्पुतनिक 5 की जो एफिकेसी है यानी प्रभाविता है वह 91.6% देखी गई है, या फिर उन्होंने ऐसा दावा किया है इस वैक्सीन को लेकर के। एक और बात जो इन वैक्सीन से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण हो जाती है कि इन तीनों ही वैक्सीन को लगभग 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बीच में स्टोर किया जा सकता है। तो ये इस वैक्सीन से, इन तीनों वैक्सीन से जुड़ी एक सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के बारे में, जो उन्होंने प्रेग्नेंट या गर्भवती महिलाओं को लेकर के जारी की है। तो सबसे पहले देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है इस गाइडलाइंस के तहत। तो उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत एक बड़ा उन्होंने चार्ट दिया है, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों को ही शामिल किया है। तो सबसे पहले तो यह है कि कोविड टीकाकरण का विस्तार अब गर्भवती महिलाओं तक भी किया गया है। इसके उन्होंने कई सारे कारण बताए हैं। हालांकि एक जो बात निकाल करके आई है वह यह है कि माँ और भ्रूण के साथ साथ नवजात शिशु के लिए
गर्भावस्था के अभी परिणामों पर कोविड-19 के प्रभावों का अभी पूर्ण प्रभाव स्पष्ट नहीं हो सका है कि इस स्थिति के दौरान कोविड-19 की बीमारी कितना तरीके से असर डालती है। इसी वजह से गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटनाओं पर, यानी कोई भी स्थिति अगर बिगड़ती है तो उन पर उन्हें विशेष ध्यान देने की बात की गई है और व्यवस्थित रिपोर्टिंग की आवश्यकता है। यानी इस तरह के जितने भी मामले हैं, सरकार ने कहा है कि उन सभी पर व्यवस्थित तरीके से निगरानी की जाए, उनका एक चार्ट तैयार किया जाए ताकि एक डेटाबेस बन सके और आने वाले समय में इस तरह के सभी मामलों को उस डेटा के आधार पर उनका निदान करने का प्रयास किया जाए। इसी तरह कोविड-19 के प्रभाव से गर्भावस्था में जोखिम बढ़ने की संभावना है, यानी ऐसी महिलाएं जिन्होंने कोविड-19 का टीका लिया है और वहीं ऐसी महिलाएं जिन्होंने कोविड-19 का टीका नहीं लिया और कोविड-19 से अगर वो प्रभावित होते हैं तो उनकी स्थिति टीकाकरण वाली महिलाओं से ज़्यादा बिगड़ने की उम्मीद है, ऐसा सरकार ने बताया है। इसके अलावा कई और भी मामले होते हैं जहां पर सरकार ने बहुत सारी बातें स्पष्ट की हैं कि गर्भावस्था के दौरान किन किन चीज़ों को ध्यान दिया जाना चाहिए, डॉक्टर्स को किन चीज़ों को ध्यान रखना है। किसी भी गर्भवती महिला के टीकाकरण के दौरान कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई महिला टीका लगवाने आई हो और उन्हें इसकी जानकारी ना हो कि वे गर्भावस्था की स्थिति में हैं। ऐसे में कई तरह के उन्होंने प्रिकॉशंस लेने की सलाह दी है। इसके अलावा कोविड-19 टीकों से गर्भवती महिला या भ्रूण के लिए जोखिम की संभावना बहुत कम है, ऐसा उन्होंने बताया है। इसके अलावा अगर टीका लगता भी है तो एक सामान्य तरह के ही लक्षण होंगे या किसी अन्य तरह की दवाइयाँ यदि कोई गर्भवती महिला लेती हैं तो उससे उन्हें जो हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट होते हैं वैसा ही एक तरीके का साइड इफ़ेक्ट टीके से भी हो सकता है। उन्होंने कहा है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला, तो यह वैक्सीन इस आधार पर उन्हें लेनी चाहिए। और अगर कोई दिक्कत होगी भी तो वही सामान्य सी दिक्कत, जैसे हल्का बुखार आना या फिर जिस स्थान पर सिरिंज लगी है वहाँ पर हल्का फुल्का दर्द हो जाना, इस तरह की चीज़ें उन्होंने बताई है। तो ये थी यहाँ पर गाइडलाइंस की बात। अब बात करते हैं चुनौतियों के बारे में कि क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज भारत के इस वक्त टीकाकरण के सामने ये है कि वैक्सीन पर अविश्वास अभी भी कई रूरल एरियाज़ में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है। कई लोग अभी भी वैक्सीन लगाने से हिचकिचा रहे हैं या कतरा रहे हैं। तो उनके लिए यही है कि एक चैलेंज है इस वक्त सरकार के सामने कि सभी लोगों को कैसे वैक्सीन टीकाकरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी है, लगभग 95-96 करोड़ लोग बच्चों को हटा करके ऐसे हैं जिनके लिए टीकाकरण इस वक्त किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी कोविड-19 पर एक तरीके से हम अपनी जीत हासिल करते हुए देखेंगे। और इसके अलावा इस वक्त हमने अभी जिन वैक्सीन्स की बात की थी उन वैक्सीन्स में ऐसा भी है कि अभी कोई भी वैक्सीन बच्चों पर ट्रायल नहीं किया गया है। तो आने वाले समय में बच्चों के लिए भी वैक्सीन का ट्रायल किया जाना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि कई विश्व के देश इस वक्त बच्चों पर वैक्सीन्स के ट्रायल्स शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा जो कोविन ऐप है, यानी कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो कोविन ऐप बनाया गया है, उसमें कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। जैसे कि उसमें अगर आप मोबाइल नंबर अपना डालते हैं तो OTP नहीं आता या रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता। इस तरह की समस्याओं से मैं खुद भी इस ऐप के माध्यम से जूझ चुका हूं। हालांकि इसके अलावा अगर आप चाहें तो वेबसाइट पर जा कर के इससे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपने लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐप की दिक्कत हल्की फुल्की बनी हुई है, जिसको यहाँ पर दूर किया जाना चाहिए। इसके अलावा वैक्सीन की उपलब्धता भी एक बड़ी चुनौती बन रही है इस वक्त। हालांकि वैक्सीन की उपलब्धता में सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं कि उनको बढ़ाया जाए, लेकिन अभी भी कई सारे लोगों तक वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, लेकिन प्रयास किए जा रहे हैं। वैक्सीन की बर्बादी भी कई एरियाज़ में देखने को मिली है। जैसे कई रिपोर्ट्स अभी राजस्थान से ही कुछ समय पहले आई थी कि कई सारी वैक्सीन्स को डॉक्टर्स ने या फिर जिन्होंने भी उसका उपयोग किया पूरी तरह से नहीं लगाया, या वैक्सीन्स की कई 70 से 80% तक भरी हुई बोतलें ज़मीन में गाड़ी हुई मिली। इसके कोई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि ऐसा कोई मामला आता है तो ये एक गंभीर चुनौती हो सकती है। तो इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही अनुभव की कमी, पूरे कार्यक्रम को कैसे संचालित करना है, चूँकि एक लंबे समय के बाद भारत या पूरा विश्व महामारी के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में एक अनुभव धीरे धीरे सीखने के बाद ही होगा। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं पूरे कार्यक्रम के सामने। अब सुझाव क्या हो सकते हैं या आगे की राह क्या हो सकती है? तो सबसे पहला तो यही कि वैक्सीन के प्रति जो हिचकिचाहट है उसको दूर किया जाना चाहिए, लोगों तक जानकारी पहुंचानी चाहिए, जन जागरूकता का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अलावा उसमें जन भागीदारी को बढ़ाया जाना चाहिए, यानी जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं वे खुद ही बाकी लोगों को इसके बारे में बताएं, उससे संबंधित जो उनका डर है उसको दूर करें, तभी अन्य सभी लोग इससे जुड़ने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा
वैक्सीन की जो बर्बादी है, अगर ऐसी बर्बादी कहीं पर भी रिपोर्टें हुई है, ऐसी बर्बादी की बात सामने आई है, तो उस पर भी केस किया जाना चाहिए या फिर उसकी छानबीन की जानी चाहिए कि ऐसे क्या कारण रहे, या आने वाले अन्य जगहों पर ऐसी कोई दुर्घटना या स्थिति ना बने, इसका भी प्रयास किया जाना चाहिए। टीकों की उपलब्धता को बढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी कार्यक्रम है ही, सरकार प्रयास कर ही रही है, तो यह भी एक ज़रूरी कदम है, क्योंकि टीकों की जब तक उपलब्धता सभी के लिए नहीं होगी तब तक पहली डोज साथ ही दूसरी डोज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। टीकाकरण प्लस कोविड उपयुक्त व्यवहार, यानी अगर टीकाकरण हो गया है तो उसके बाद भी कोविड के लिए जो गाइडलाइंस हैं, मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना एक दूसरे से, या फिर अपने हाथों को लगातार साफ करना, ये सारी चीज़ें जो भी हैं उन गाइडलाइंस को भी फॉलो करना चाहिए। क्योंकि यदि आप एक बार टीकाकरण करवा चुके हैं उसके बाद भी आपको इससे संक्रमित होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में संक्रमण से बचने के लिए सबसे ज़रूरी ये सभी गाइडलाइंस ही हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा वायरस की ट्रैकिंग भी ज़रूरी है। हमने कई सारे वेरिएंट्स के बारे में सुना, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, गामा, जो भी वेरिएंट्स हैं, तो ये वायरस अपने आप को चेंज कर रहा है। तो हालांकि ये जेनेटिक परिवर्तन है, आने वाले समय में डेल्टा वेरिएंट के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात भी हम सुन रहे हैं, तो ये एक वायरस को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है कि कहीं हम जिस वेरिएंट के लिए बनाई गई वैक्सीन का उपयोग कर रहे हैं, वायरस के एक लंबे बदलाव के बाद हो सकता है ये वैक्सीन उस पर असर करेंगी भी या नहीं करेंगी, तो ये एक बड़ा सवाल बनता है। इसलिए उसको ट्रैक और उसकी मॉनिटरिंग किया जाना बेहद ज़रूरी है। इसी तरह टीकाकरण के बाद की देखभाल भी एक ज़रूरी है कि यदि कोई टीका करवाता है तो उसको 1 हफ्ते तक जो बाकी के अन्य लक्षण हैं उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए कि ताकि उसे अन्य किसी तरह की समस्या ना हो और हमें ऐसा कोई केस देखने को ना मिले कि कोविड-19 टीकाकरण के बाद मृत्यु जैसा मामला ना बने। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन इस टॉपिक को लेकर के। अब बात करते हैं आज के सवाल की। तो सवाल आप नोट कीजिए। भारत में चलाए जा रहे कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का विश्लेषण कीजिए। बताइए कि भारत में निर्मित वैक्सीन कोविड-19 के प्रति कितनी कारगर साबित हो रही हैं। तो एक सामान्य सा सवाल है, आप वैक्सीन का जो कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि किस तरीके से कितने बड़े स्केल पर भारत में कोविड-19 का टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो वैक्सीन्स की हमने बात की कि कितनी प्रभावी हैं, प्रभावकारिता दर हालांकि आने वाले समय के साथ ही पता चलती है, लेकिन जो भी रिपोर्ट्स आई हैं आप उनका हवाला देते हुए इस उत्तर को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टोटल डिस्कशन। अब आपसे मिलेंगे अगले टॉपिक में, अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।